तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो हमारे फिजिक्स में बहुत यूज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा जानें। कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है और कहाँ पर फिजिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनीशन आपके सामने आ रही है ये है कि इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो डेफिनीशन है अभी आपको क्लियर हो जाएगी। आपने डिफरेंशिएशन में ये देखा था कि डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो वहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, उसका स्लोप, और यहाँ पर इसका एरिया। तो जो ग्राफ होता है कोई फंक्शन है किसी पर डिपेंड करता है तो उसके साथ उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर ये जो जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस में लिया हुआ है वो इस एक्स एक्सिस में ली गई क्वांटिटी के साथ चेंज होता है तो यहाँ पर आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कम होता दिखाई देता है, इस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। लेकिन अगर वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है तो फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये फोर्स हमने लिया हुआ है, फोर्स और पोजीशन, चूँकि ये आपके है ना फेमिलियर टर्म्स हैं। तो आपने क्लास 9th में वर्क डन निकाला और उसमें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया था। तो यहाँ पर ये जो हम अगर फोर्स और पोजीशन ये इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फोर्स एक कांस्टेंट लगा हुआ है और उसकी पोजीशन x1 से x2 हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हम कहेंगे कितना हुआ, तो आप कहोगे x2 माइनस x1। वर्क डन कितना हुआ, तो कहते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये इसका एरिया आ रहा है। तो हम वहाँ पर ये सीखते थे कि जो fx ग्राफ है उसका एरिया जो है वो हमको वर्क देता है। तो खैर अभी हमको वर्क की बात नहीं करना, अभी केवल हमको ये देखना है कि ये एरिया, क्योंकि हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया। तो आप कहते हो यहाँ का एरिया मैं निकालना जानता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर आपका रीजन बना हुआ है, इसमें बेस x2 माइनस x1 है, हाइट f है, तो इसका एरिया हमारा ये हो गया f इंटू x2 माइनस x1। ऐसे अगर ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, इसका ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी कौन सी थी, फोर्स, और ये x पर डिपेंडेंट है। f इज इक्वल टू हमने लिखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, x बढ़ाओगे तो वो क्वांटिटी बढ़ती है, तो f इज इक्वल टू kx है ये, ठीक है। तो x को आप चेंज करते हो तो kx की वैल्यू भी चेंज होती है, इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर अब ऐसा अगर फोर्स है जो x के साथ बढ़ता है तो उसमें आप वर्क डन कैसे निकालते, इसका एरिया कैसे निकालते। तो आप कहते हैं एरिया निकालना आसान है, ये ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल का फार्मूला एरिया का पता है हमको, हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट। बेस आपका x है और हाइट kx है। तो आप कहते हैं इसका एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो हाफ kx स्क्वायर आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगर ये ग्राफ दे दिया जाए, ठीक, तो ये ग्राफ जो है x के साथ चेंज हो रहा है, इसका स्लोप आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ऐसा ये ग्राफ है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। इस तरीके के जो रेगुलर शेप हैं आपके ना बने, ऐसे शेप बन जाएं, तब आप एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि जो ग्राफ है और जो पोजीशन है एक्स एक्सिस है, इसके बीच में आपको एरिया फाइंड करना है। आप क्या करो, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो यहाँ पर, ठीक है, पोजीशन यहाँ पर x है, dx विड्थ की आप यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लें। इस विड्थ के लिए ये dx जो लिखते हैं ना हम लोग, ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, नहीं तो डेल्टा x जो है वो बिगर चेंजेस के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ dx जो है ये स्मॉल चेंज है, ये इन्फिनेटेसिमली स्मॉल है, इसकी विड्थ बहुत कम है, उसके लिए ये ग्राफ में चेंज हुआ है। लेकिन आप कहोगे कि इस dx के लिए इसको कांस्टेंट माना जा सकता है, तो इसका मैं एरिया अगर पूछूंगा तो आप कहोगे इसकी विड्थ dx है, इसकी हाइट f आप कह रहे हो, तो वो स्मॉल एरिया जो आया वो f dx आया। इसको मैं dA लिख दूं तो वो छोटा सा एरिया यहाँ पर f dx ये आपने स्ट्रिप का निकाला। अब आप देखो कि ये एरिया आपको ये लाइन से ये लाइन के बीच में फाइंड करना है। ये मैंने आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें इस तरीके की स्ट्रिप्स जो हैं बहुत सारी हैं, इन्फिनेटेसिमली स्मॉल हैं ये विड्थ, तो आप गिन नहीं पाओगे, इतनी है ये,
ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप्स मैंने ली हुई हैं विड्थ की। तो यहाँ पर आप इन सब का आप कहोगे कि अगर ये स्ट्रिप्स हैं, इन सब का एरिया को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। बस यही प्रोसेस है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो प्रोसेस एडिशन की है, समेशन की है। इसलिए आप देख रहे हो ये जो इंटीग्रेशन का साइन लिखा ना मैंने यहाँ पर, ये एस जैसा लिखा है। एस का मतलब समेशन है, एडिशन है। क्या एडिशन? ये जो स्मॉल स्ट्रिप्स हैं उनके एरिया का एडिशन। तो ये इसका एरिया कितना था? एफ डी एक्स। तो ऐसे एफ डी एक्स जो हैं वो x1 से लगा करके x2 तक जितने स्ट्रिप्स आए सबको ऐड कर दिया, ये टोटल एरिया आया। तो ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि ये इंटीग्रेशन है भाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपने एरिया को सिंपल फार्मूला से निकाला। यहाँ निकालने के लिए आपने क्या किया? ऐसे स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर लिया ऐसे, और उनका एरिया इंटीग्रेट कर दिया, समेशन कर दिया। पूरा सबका जो एडिशन होगा वो टोटल एरिया दे देगा। अच्छा, फिर से वापस चलें। यहाँ पर इसका एरिया आपने क्या निकाला था? हाफ के एक्स स्क्वायर निकाला था। अभी जो मेथड हमने बताई वो क्या बताई कि छोटे से स्ट्रिप का ले लें, फिर उसको इंटीग्रेट कर लें। तो आप उसको यहाँ पर अप्लाई करो, ये जो है उसी में देख पा रहे हो। वही ग्राफ हमने फिर से आपके सामने लेके आए। वही 0 से x है, 0 से kx तक बढ़ता है, स्मॉल स्ट्रिप है। अब ये जो f है वो x का फंक्शन है। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है उसका एरिया आप कहोगे कि वो हमारा एरिया जो हो जाएगा वो एफ डी एक्स हो जाएगा, जहाँ पर f जो है वो वेरिएबल है। तो इसलिए f की जगह में हमने क्या लिखा? जो आपकी डेफिनेशन में आया कि f इजिकल टू के एक्स है, तो मैंने के एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर अब मेरे पास आया कि अगर इसका एरिया यहाँ से ये के एक्स डी एक्स है, तो ये जो के एक्स डी एक्स है इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए? जो सॉल्व करके आपने यहाँ निकाला है, कितना निकाला है? हाफ के एक्स स्क्वायर निकाला है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करें वो आंसर ये आना चाहिए। तो आप बताओ, ये के कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है। वो यहाँ लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आ गया, ये फार्मूला आ गया कि इसका पावर अगर 1 हो, x का पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाता है? उसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई जो पावर आया उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये खुद आपके पास आया है, इसका आपको वेलकम करना है, इसको समझ लेना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, अगर मैं पूछता कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करते तो आप कहते उसका पावर फिर 2 था, तो 2 + 1 3 हो जाता और डिवाइडेड बाई 3 हो जाता। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बोलते? एक्स क्यूब बाई 3। एक्स क्यूब का क्या बोलते? एक्स द पावर 4/4। एक्स द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या बोलते? एक्स द पावर 6/6। तो मैं एक जनरल फार्मूला लिखने वाला हूँ। आप बताओ, एक्स टू द पावर n dx है, क्या इसका फार्मूला लिखा जाए? एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये इंटीग्रेशन आया और आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि हमने कह दिया कि भाई ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। नहीं, वो फार्मूला आ रहा है आपके पास, आप निकाल रहे हो, जो चीज़ें आपको पता है उसी से निकाल रहे हो। इसलिए ये ब्रांच जो है हमारे लिए कोई नई नहीं है, केवल ये हमारी पुरानी चीज़ों को समझने का एक नया तरीका है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है? तो आप कहोगे इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। अब ज़रा हम इसी को थोड़ा बदल के बताते हैं कि आपने जो यहाँ देखा कि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला आया, अब मैं यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। क्या? इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हो कि एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट के लिए डिवीज़न है ना, रिवर्स प्रोसेस है सबकी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जोड़ने वाली प्रोसेस है और डिफरेंशिएशन तोड़ने वाली प्रोसेस है ना। तो ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ पर अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो देखें कि कैसे रिवर्स प्रोसेस है, प्रूफ करेंगे हम लोग। आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जानते हो? ठीक, अब मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन x होगा। क्यों? 1/2 बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 1/2 इंटू 2x लिखेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन जो है वो x होता है। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस में लिखूं, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन में लिखूंगा x dx, ठीक है, और उसका आंसर क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। और आपको मालूम है कि ऐसा होता है। इसका मतलब कि अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन आपको पता है तो आप कहोगे कि जो आंसर में आया है उसका इंटीग्रेशन वो होगा जिसका वो डिफरेंशिएशन है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन x है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, जो आप यहाँ पढ़ के आए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आई, तो इसलिए सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है ये भी आपको क्लियर है। तो अगर हम कहते हैं कि आप बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अब उससे हम इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाएंगे, तो आप कहोगे साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो हम कहेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन cos x का होता था माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा या साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। तो डिफरेंशिएशन के अगर फार्मूला आपको मालूम है तो आप इंटीग्रेशन के फार्मूला लिख सकते हो। जरा देखना, जैसे ये आंसर आए हैं ना, ये इनके डिफरेंशिएशन कभी वो हुआ करते थे। बताओ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर x। आज आप लिख रहे हो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x है। बताना कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हम माइनस यहाँ ले आते हैं, माइनस कॉट x होगा। इस तरीके से सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक x 10x होता था, तो सेक x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक x होगा। तो सारे फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x था, इसलिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है। a टू द पावर x का देख लो, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो था वो क्या था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन था a टू द पावर x log a बेस e था। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो a टू द पावर x अपॉन log a बेस e हो गया। और ये log की प्रॉपर्टी होती है कि log ये 1 अपॉन log a बेस e है ना, ये उधर जा कर के ऊपर जा कर के log e बेस e हो जाता है, ये बदल जाते हैं, ये log में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसके सारे फार्मूला लिख सकते हो, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिफरेंशिएशन में मेहनत की हुई है, आपको यहाँ पर जो फार्मूला मिलेंगे एज ग्रांटेड मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। ये n इज इक्वल टू 1 2 3 आप रख लीजिए, 1/2 1/3 -2 -3 -4, लेकिन -1 ना रखिए, क्योंकि n इज इक्वल टू अगर -1 है तो वो किसी और का फार्मूला है। क्योंकि डिफरेंशिएशन याद होगा, log x का डिफरेंशिएशन जो था वो 1/x था, और ये 1/x क्या है, x टू पावर -1 है, तो हम कहेंगे भैया 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, यानी x टू पावर -1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा। तो ये फार्मूला केवल इसके लिए आप, है ना, इसको आप छोड़ दोगे, n इज इक्वल टू -1 वो एक्सक्लूड कर देंगे आप। तो ये फार्मूला के लिए लिखेंगे n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि -1 है तो ये है। तो ये फार्मूला आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ax जो था उसका डिफरेंशिएशन क्या था, तो आप कहोगे a सामने आ गया था और साइन ax का cos ax हो गया था। याद आया? तो उसी से मैंने फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर साइन ax का, है ना, डिफरेंशिएशन a cos ax था, तो a cos ax का इंटीग्रेशन साइन ax होगा, या a को मैं यहाँ भेज दूँ, cos ax का इंटीग्रेशन साइन ax अपॉन a होगा। तो इसको याद रखना कि जो यहाँ का जो मल्टीपल है ना x का, तो डिफरेंशिएशन वो प्रोडक्ट में आता था, लेकिन यहाँ पर इसको आप डिवाइड में लिखोगे, ये जो है वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो cos ax dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ax अपॉन a। साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन x का आप अभी पढ़ के आए हो, माइनस कॉस x, है ना, तो माइनस कॉस रहेगा, माइनस कॉस ax रहेगा अपॉन a। ऐसे e टू द पावर ax है तो e टू द पावर ax अपॉन a, है ना, dx अपॉन ये 1/x हम करते थे तो log x आया था, है ना, याद है आपको ये।
तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी अगर करते हैं हम लोग तो उसका जो मल्टीपल है ए का, ये एक्स का, वो नीचे आ जाता है जैसे इनमें आया है। तो 1/a log ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस 2e। ऐसे ये फार्मूला हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है हमारा, चूँकि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है इसलिए ये सब हमको बहुत आसान लग रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ज़रा देखें, ये हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे और फिर आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक। फिर आपको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल्स निकालना सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला आपने देखे हैं ना, सबके इंटीग्रेशन नहीं देखे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x बताओ तो यहाँ पर नहीं है उसका, क्योंकि जिनके डिफरेंशिएशन थे उन्हीं के इंटीग्रेशन लिखे हो। बाकी के कैसे निकालना है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी जितना पढ़ा है उनका यूज़ करना आना चाहिए आपको। ये जो हम लोग लिख देते हैं कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स होता है, पर आप किताबों में देखोगे ना तो उसका ऐसा लिखा रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स प्लस सी है। तो ये सी क्यों लिखते हैं? ठीक है, अभी हमने वहाँ पर सी नहीं लिखा कि ठीक है बच्चों को समझा देंगे कि भाई सी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ज़रा देखें, अगर हम एक्स द पावर एन का फार्मूला लिखते तो हमको क्या लिखना चाहिए था? एक्स द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो क्यों लिखना चाहिए? हमने यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया, वाई डू वी राइट कांस्टेंट इन एडिशन। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो ये इसका आंसर क्या आया था? एक्स आया था। तो आपने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का आप डिफ्रेंशिएशन करते तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का जैसे यहाँ किए हो एक्स किए हो तो 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 आता, तो इसका आंसर तो एक्स ही होता। यानी जैसे यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन पूछूँ तो ये आंसर बताते आप, क्या बताते? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। इसी तरीके से ये 5 हो जाता, 7 हो जाता, -2 हो जाता, जो भी कांस्टेंट हो जाता तो वो कांस्टेंट यहाँ आ जाता। तो आपके ये दो फार्मूला अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गए। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते हो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 लिखते हो। तो हम कहते हैं भाई चूंकि ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है इसलिए वहाँ पर ये वहाँ नहीं आता है। तो हमको यहाँ उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इंटीग्रेशन लिख करके प्लस सी लिखना चाहिए, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो हैं जहाँ लिमिट्स ना दी हुई हों उनको इंडेफिनिट कहते हैं, और डेफिनिट अभी हम यहाँ पर बताएंगे जहाँ पर लिमिट्स दी हुई होती हैं। वहाँ आपको कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ लिमिट रखते हैं तो वो कांस्टेंट अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम बताने वाले हैं, पर अभी इसके लिए प्लस सी क्यों लिखा वो इसलिए लिखा। ठीक है, तो जनरली हमको ये लिखना चाहिए कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऐसे हम बोल देते हैं क्योंकि फिजिक्स में ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स नहीं काम में आते हैं। फिजिक्स में हम जो काम करते हैं वो लिमिट्स के बीच में काम करते हैं। हमको कहीं पर एरिया निकालना होता है तो वो लिमिट्स दी हुई होती है, कौन से एरिया के अंडर में लिमिट आपको किन लिमिट्स के अंडर में एरिया निकालना है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिमिट्स में काम करना है, डेफिनेट में काम करना है, इसलिए हम वो कांस्टेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर यहाँ पर अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो हम ये समझ के चलेंगे कि भाई हमारा कांस्टेंट जो है वो 0 है। अगर हम प्लस सी लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो अंडरस्टूड रहेगा वो। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखें। तो ये है आपके एग्जांपल्स। तो आप एग्जांपल्स ज़रा देखो, तो ये एग्जांपल में आपको कुछ रूल्स भी मिल जाएंगे साथ साथ, इसलिए हमने एग्जांपल बनाए हैं कि जैसे 2x स्क्वायर डी एक्स है, 2 को आप बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल आता है जैसे डिफरेंशिएशन में निकल आता है। फिर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना जानते हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है, आप लिख लें। ठीक है, ये देखो अब जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट भी साथ में है लेकिन यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स का आप जब करोगे तो यहाँ पर आपको ये टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, जैसे एक्स टू पावर -5/2 का कर दें, 3 × 1/x का कर दें, साइन एक्स का कर दें। ऐसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो जैसे डिफरेंशिएशन करते हो। जो भी साइन है प्लस या माइनस वो आपको ले लेना है। तो यहाँ पर माइनस है, फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, -1 होता है ना तब बस आपको log x में जाना है, नहीं तो कोई भी पावर हो कोई चिंता नहीं है। क्या करना, एक्स टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो -5/2 + 1 करोगे तो -3/2 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर देना। और ये 1/x है, उसका क्या हो जाता है, वो log x हो जाता है। साइन x का आपने cos x पढ़ के आया, तो इस तरीके से अब ये -3/2 है, उसको
आप 2 ऊपर चला गया तो -2/3 बन गया, वो x⁻³ हो गया, +3 log x माइनस cos x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग करना है। ये आपके रूल्स भी सामने आ रहे हैं। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, एडिशन है तो सब तीनों टर्म्स के अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमने ये 3 टर्म लिए, बीच में माइनस साइन लिया, तो sec² x उसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको पता है 10x होता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x था। ये x⁻⁻1 में वो x⁻n+1 वाला फार्मूला नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि x⁻⁻1 के लिए log x है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये रूट x है, x⁻½ है ये, तो क्या करना, x⁻½ + 1/½ + 1 यानी 3/2 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर देख रहे हो 10x माइनस log x + 2/3 x⁻³ तो इस तरीके से ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। इनमें आप +c लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो हम अंडरस्टूड रहेगा। ठीक, अब डेफिनिट की बात में आ जाओ। डेफिनिट इंटीग्रल्स जो हैं इसमें लिमिट रखना पड़ता है हमको कि भाई x² dx हमको ये जो एरिया निकालना है, x² का ग्राफ है और x एक्सिस में, तो कौन सी लिमिट्स के अंडर में है ना, तो विद इन दीज लिमिट्स x = 1 to 2, तो आप कहोगे x² का इंटीग्रेशन पहले मैं कर लूँ, तो क्या करोगे x³ 3। अब वो 1/3 जो है /3 वो बाहर कर सकते हो आप, उन्हें लिमिट के अंदर रखना है ना, क्योंकि उसमें वो दोनों में आएगा 2⁵/3 1⁵/3, तो इसलिए उसको बाहर कर देते हैं हम लोग, जिससे ये लिमिट्स जब रखते हैं हम लोग तो यहाँ पर वो बार बार ना आए, दोनों में कॉमन रहेगा इसलिए। तो यहाँ पर x³ आया। अब आपको लिमिट रखना हम बता दें, 1 और 2 लिमिट है, तो अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो जो x³ है जब वो 2 में गया होगा तो वो 2⁵ बना होगा, और जब 1 में रहा होगा तो 1⁵ बना होगा। उन्हीं के बीच का हमको निकालना है, तो यहाँ पर आपको अपर लिमिट रखना है x की जगह में, तो 2⁵ हो गया। फिर लोअर लिमिट रखना है, 1⁵ हो गया, और बीच में माइनस साइन लगा देना है। तो इसका आंसर 8 - 1 यानी 7/3। क्लियर है? दूसरा फिर से देखो, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन आपको करना 3x² + 2x + 1। ये जो है ये आपका y एक्सिस में जो आपका फंक्शन है वो x का फंक्शन है, और x एक्सिस इनके बीच में ये एरिया है। ये इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, चलिए 3x² का, 2x का और 1 dx का इंटीग्रेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। x³ 3 x² 2 और इसका x ही आता है, तो 3/2 ये आपने बाहर लिख दिया, और ये कैंसिल भी हो जा रहे हैं। ठीक है, पहले से 3 था, पहले से 2 था, और 2 वो कैंसिल हो जाएंगे। आपको लिमिट रखनी है x³ में, है ना, x² में और x में। क्या लिमिट रखनी? 0 से 2 0 से 2 0 से 2। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं? अपर, फिर लोअर, बीच में माइनस साइन, तो 2⁵ -0⁵, 2² -0² और 2 -0। यहाँ पर बाहर ये 3/3 2/2 ये 1 1 हो गए, तो यहाँ 8 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो आपका आंसर जो है वो 14 हो गया। लास्ट आपको मैं बता दूं, लास्ट आपका जो एग्जाम्पल है, फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ y = x² + 2x + 1 एंड x एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 1। तो अभी तक हम इसमें ग्राफ नहीं दिखाते थे, इनका ग्राफ कैसा है। जैसा भी हो, हमको लिमिट दी हुई है, ये दिया हुआ है, तो हम कोई टेंशन नहीं लेते थे। यहाँ भी ना दिखाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहते भाई इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है, y = ये दिया हुआ है, वो लिख दिया, इंटू dx कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। पर फिर भी चूंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका ग्राफ जो है ना, इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद हम ग्राफ ही बताएंगे आपको थोड़ा फंडामेंटल। ठीक है, इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे आता है, ये x के साथ ये बढ़ता है, लेकिन y जो है वो 0 कहाँ पर है, वो x = -1 पर है, इसलिए यहाँ पर आया ये। ठीक है, तो ज़रा ये इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। अब x = 0 से 1 में ये जो एरिया है शेडेड, इसमें आपको एरिया निकालना है। तो घबराना नहीं, ये क्या करना, आपको अगर ये ग्राफ नहीं पता है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको दिया हुआ है लिमिट, आपको दिया हुआ है y, तो चलो इंटीग्रेशन करेंगे। हमको पता है इंटीग्रेशन कैसे करना है। x² का x³ 3, x का x² 2, अब 2 है तो वो 2/2 कैंसिल होगा बाद में, चलो ठीक है। 1 dx का x हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट रखना है आपको, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। आप देख पा रहे हो 1⁵ -0, यहाँ पर 1² -0 1 -0, सॉल्व कर लिया इसको, क्या आया, ये आया 1/3 + 1 + 1 = 7/3। हाँ, ये लास्ट एग्जाम्पल नहीं, ये एक और है आपके लिए। चलो ठीक है, चलते चलते एक और बोनस, sin x dx।
यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स एक्सिस में आपको ग्राफ निकालना है। कहाँ से कहाँ? 0 से पाई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख लो, क्या लिखा? कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ करना इंटीग्रेशन? 0 से पाई। पहली लिमिट क्या है? अपर लिमिट पाई है, तो जब रखोगे तो क्या होगा? माइनस कॉस पाई। फिर 0 रखोगे तो माइनस कॉस 0, क्योंकि पूरे में रखना, तो माइनस कॉस 0 और बीच में माइनस साइन लगाओगे तो वो माइनस कॉस 0 और माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 हो गया। और माइनस कॉस पाई याद हो आपको -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो था इसका आंसर आप 2 लिखोगे। तो हमने आपको बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन की बताई और यहाँ पर कुछ रूल्स भी आपको क्लियर हो गए। इनको आप यूज़ करना, हम आसान क्वेश्चन आपको देंगे और ज़रूर आप ट्राई करिएगा उनको, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, थैंक यू।